ललन सिंह के गढ़ में पहुंचे आज अमित शाह, यानी कि मुंगेर लोकसभा में लखीसराय में भारी सभा हुई, जहां पर बीजेपी नेताओं का कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में उनके कार्यकर्ता आए और बीजेपी के तमाम शीर्षस्थ नेता वहां देखे गए। उसके बाद अमित शाह का भाषण होता है जोरदार। 370 से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी तमाम बातें, राम मंदिर हो और भी जो बीजेपी की विचारधारा की बातें थी वहाँ पर कर रहे थे। मगर बिहार के 40 लोकसभा सीटों की तैयारी को लेकर भी सुगबुगाहट वहाँ से दिख रही थी। इन तमाम बातों पर हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ अभी हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी, उनसे तमाम चीज़ें बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से मुंगेर लोकसभा को कह सकते हैं कि वहाँ से जिस प्रकार से अमित शाह ने 2 महीने के बाद बिहार आए और एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत ही कर सकते हैं 2024 लोकसभा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और बिहार के मुंगेर में आए हैं, मिथिलांचल में भी उनकी एक सभा हुई है जी। तो अमित शाह मुंगेर में जमकर बरसे नीतीश कुमार पर और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जमकर गिनाया। ज़्यादा जोर रहा, आपने देखा ही जी, मोदी जी के काम को गिनाया। फिर इसके बाद 370 की चर्चा की, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की और राम मंदिर की चर्चा भी खूब हुई इस रैली में। तो एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी साथ बढ़ रही है जी। ठीक है, विकास उसका है मुद्दा, क्योंकि 9 साल हो गए मोदी सरकार के। 9 साल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में बीजेपी के नेता पूरे देश भर में घूम रहे हैं और कुछ ऐसे खास चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर उनको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, वहां पहुंच रहे हैं जी। बिहार में भी उसी रणनीति के तहत अमित शाह की आज 2 रैलियां हुई हैं, एक मुंगेर में और एक मिथिलांचल में। तो अभी मुंगेर लोकसभा में कहा जा सकता है कि कौन वहाँ से लड़ सकते हैं? एक तो जो जदयू के अध्यक्ष हैं वो वहाँ से अभी सांसद हैं, मगर और बीजेपी की तरफ से क्या हो सकता है इधर से? देखिए, मुंगेर से कौन लड़ेगा चुनाव कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-3 नामों की चर्चा है जी। एक तो हैं राकेश सिन्हा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं जी, और दूसरे हैं, आपको जानते ही हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, ये लखीसराय से आते हैं जी। जी। और लखीसराय में ही ये कार्यक्रम हुआ है जी। तो ज़्यादा उम्मीद है कि विजय कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बना दिया जाए जी। या फिर राकेश सिन्हा को बना दिया जाए जी। और तीसरी उम्मीदवार भी हैं जी, बीना बता देवी। दीजिए। बीना देवी, चौथा भी बता दीजिए। तीसरी उम्मीदवार है बीना देवी, जी। सूरजभान सिंह की पत्नी है जी। जी। और वो चुनाव यहाँ से एक बार जीत चुकी हैं। ललन सिंह को उन्होंने ही हराया था 2014 में। हाँ, इस बार ललन सिंह जीत गए हैं वहाँ पर जी। क्योंकि बीजेपी जेडीयू का अलायंस था और ज़्यादातर सीटें बीजेपी और जेडीयू के खाते में आ गई थी जी। लेकिन अभी तो मुकाबला अलग तरह का है ना, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है जी। बीजेपी छोटे छोटे दलों को लेकर महागठबंधन से मुकाबले की तैयारी कर रही है जी। तो 3 में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। सूरजभान सिंह आपको पता ही है कि एलजेपी में थे, अब पार्टी जब एलजेपी टूटी तो पशुपति पारस के साथ चले गए अपने सभी 4 सांसदों को लेकर जी। और चिराग पासवान का दावा को ही नेता मानता है पासवान अपना जी। ये तो दिखने लगा है। उसके बाद से जो भी पासवान पशुपति पारस के साथ गए थे नेता सांसद, वो अब चक्कर लगाने लगे हैं चिराग पासवान का, आप देख ही रहे हैं। ताक झांक करते हैं। चर्चा ये भी है कि सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा से भी सूरजभान सिंह का करीबी थोड़ा ज़्यादा पड़ा, या तो भाजपा के टिकट पर ही लड़ ले। जी। वही मैं कह रहा हूँ जी। भाजपा के टिकट पर भाजपा ही लड़ेगी मुंगेर की सीट पर, जान लीजिए जी। क्योंकि मुंगेर की सीट पर भाजपा कभी लड़ती नहीं एक बड़ा सेफ सीट, जैसे 3 बार से जो सर यहाँ पर सेफ जो या लड़ा ना गया हो, लेकिन जी। बीजेपी यहाँ कभी लड़ी नहीं है जी नहीं, जदयू यहाँ जेडीयू उसका सहयोगी दल हमेशा लड़ता रहा है जी। तो बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से अपने हिस्से में सीट को लाना है। तो सूरजभान सिंह लड़े या राकेश सिन्हा लड़े या फिर विजय कुमार सिन्हा लड़े, एक नाम बीजेपी के टिकट पर ही लड़ना होगा जी। एक नाम को लेकर और भी चर्चाएं हैं कि अनंत सिंह ललन सिंह से नाराज हैं, इसको लेकर चलता रहता है कि फिर से जैसे पिछले बार 2019 में जो आपने काफ़ी कवरेज किया था। अनंत सिंह और ललन सिंह की लड़ाई सबको पता है, दोस्ती भी सबको पता है जी। तो अभी तो दोनों महागठबंधन में ही हैं जी। मुझे नहीं लगता कि खुलकर अनंत सिंह विरोध कर पाएंगे, कर भी सकते हैं, भीतरघात कर सकते हैं जी। लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी, कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि महागठबंधन वोटों के हिसाब से आप देखिएगा, जोड़िएगा तो बिहार में महागठबंधन बीजेपी पर भारी दिख रहा है जी। दिख रहा है ना जी। क्योंकि तेजस्वी यादव है, कांग्रेस पार्टी है, जेडीयू है, वाम दल है, तो मजबूत दिख रहा है महागठबंधन। बीजेपी उसी की काट की तैयारी
को लेकर बिहार के 10 सीटों को चिन्हित किया है। जी ये 10 सीट आप जान लीजिए, 10 सीट हैं जिन पर बीजेपी की विशेष तैयारी है। जी बताइए। वो है पहला, इसमें से वाल्मीकि नगर, जी आप जानते हैं जेडीयू जीता है वहाँ से, जीता और गोपालगंज, वैशाली, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा और गया। मतलब ये घटक दलों की सीट पर ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, जी 10 सीटों पर बीजेपी का विशेष नज़र है और इन सीटों पर विशेष तैयारी भी है, और उसी तैयारी के तहत अमित शाह बिहार में आए हैं जी और उन्होंने पहली रैली मुंगेर में की है, फिर मिथिलांचल में किया है। अब जो 10 सीटें हैं वहाँ बारी बारी से वो करेंगे। जी तो बीजेपी ने चुनाव अभियान की शुरुआत बिहार से कर दी, अभी से कर दी। जी पांचवा नाम, एक नाम और चलते रहता है जो सोशल साइटों से जो आता है और खबरों में भी कुछ कुछ पोर्टल वाले चलाते रहते हैं, विकास वैभव का नाम आता है कि चुनाव बीजेपी से IPS अधिकारी जी विकास वैभव जी अभी तो नौकरी में ही है जी नौकरी में और बहुत चर्चित और बहुत कर्मठ जी योग्य अधिकारी माने जाते हैं। जी तो उनकी चर्चाएं राजनीति में आने लेकिन अभी विकास वैभव ने कहीं कहा तो नहीं है कि वो चुनाव में आ रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं, जी लेकिन वो आएंगे तो उनको मौका मिल सकता है और बहुत दमदार उम्मीदवार होंगे वो। जी कि देखिए कोई भी वहाँ से लड़ेगा, भूमिहार समाज का ही नेता लड़ेगा, जी चाहे वो राकेश सिन्हा लड़े या फिर विजय सिन्हा लड़े जी। या बीना देवी लड़े या फिर विकास वैभव लड़े, जी तो लड़ाई दिलचस्प होगी मुंगेर की। हाँ। लेकिन आप जान लीजिए कि 10 सीट है, केवल मुंगेर की सीट नहीं, 10 सीट पर बीजेपी का जोर है। बीजेपी ने इन 10 सीटों को किसी भी हालत में जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। उसी रणनीति के तहत अमित शाह का मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में 5वां दौरा है बिहार का। जी और नीतीश कुमार से भी पूछा पत्रकारों ने सवाल जी उनके दौरे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बिहार तो कोई आ सकता है, सबको आने की छूट है। और विपक्षी एकता पर भी आज ज़्यादा कुछ नहीं बोले नीतीश कुमार, और सिविल यूनिफॉर्म कोड पर पूछा गया तो जवाब टाल गए। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से अपना पत्ता अभी खोल नहीं रहे हैं, बच रहे थे, अभी पता नहीं पूरा खोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, किसी को अंदाज़ा नहीं लगता। वो फैसला ले लेंगे तब पता चलेगा। अंदाज़ा पहले लगा ही नहीं पाता कोई, क्योंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। जी एक सवाल और है सर कि जिस तरह से अमित शाह भाषण दे रहे थे वो हिंदुत्व के प्रेरित था, हिंदुत्व से रिलेटेड था या विकास से रिलेटेड? देखिए ये बड़ा सवाल। देखिए वो 9 साल मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि जो भी गरीबों को अनाज मिल रहा है, मुफ्त का अनाज, जी वो मोदी सरकार भेज रही है। पूल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये भी जोड़ा रहे हैं। बिल्कुल, जितने बड़े बड़े मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं मोदी सरकार की देन है। वो गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, मोदी सरकार की देन है। गरीबों के, किसानों के अकाउंट में, हर एक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना पहुंच रहा है। जी। ये मोदी सरकार कर रही है। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को गिना रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो हिंदुत्व पर। जी राम मंदिर कहीं ना कहीं उनके हर एजेंडे पर आगे है, सबसे ऊपर है। जी राम मंदिर तो निर्माण भी हो गया जी 2024 के जनवरी महीने में, 14 जनवरी को ही जी उसका उद्घाटन भी होना है। जी तो 2024 का चुनाव तो राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी लड़ेगी। सिविल यूनिफॉर्म कोड लाने की तैयारी चल रही है। जी पता ही है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समर्थन कर दिया है, उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया है जी और कहा है कि संविधान के अनुसार सिविल यूनिफॉर्म कोड आना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तरफ आप जानते हैं केजरीवाल नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी झटका दे दिया है कांग्रेस को। जी तो विपक्षी एकता को ये झटका है, बड़ा झटका है केजरीवाल का, जी और केजरीवाल को माइनस मानकर विपक्ष चल रहा है जी आज की तारीख में। केजरीवाल क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि ये जो मुंगेर में जो ये सभा करते हुए नजर आए हैं अमित शाह, तो ये महागठबंधन जिस प्रकार से तमाम सीटों पर नीतीश कुमार के उधर जाने के बाद मजबूत लग रही है, क्या इसका असर कुछ पड़ेगा अमित शाह का वहाँ या कुछ? अब बीजेपी के बड़े नेता हैं और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार हैं, तो रणनीति बनाकर वो आए हुए हैं यहाँ पर। तो उनकी पार्टी बहुत दिनों से वहाँ काम कर रही है, क्योंकि चुनाव इस बार पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। तो पहले भी जोर था, लेकिन पहले हमेशा सहयोगी दलों के खाते में वो सीट जाती रही है। जी पहली बार बीजेपी लड़ेगी तो चुनौती तो बड़ी होगी। जी अगर जीत जाती है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और आज की तारीख में देखिए तो जेडीयू बीजेपी के पास लगभग बराबर की सीटें हैं, 2-4 सीट इधर उधर छोड़ दीजिए तो। जी तो मुझे लगता है कि वो समीकरण अलग था, इसमें टक्कर होगा। मोदी लहर थी। इस बार मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है,
जी। लेकिन हिंदुत्व के एजेंडा कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है। तो हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और ये एजेंडा कितना कारगर होता है, कितना कामयाब होता है, कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक में तो फेल हो गया। जी कर्नाटक में तो बजरंगबली को ही मुद्दा बना दिया था बीजेपी ने, जी। लेकिन बजरंगबली का साथ मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर भी बीजेपी के पास हिंदुत्व कोई को और ही रास्ता नहीं है। हिंदुत्व ही सबसे बड़ा एजेंडा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और उस प्रयोग को आगे बढ़ाएगी बीजेपी। तो ये बात कर रहे थे जो लखीसराय में अमित शाह जी आए थे, और भी बिहार दौरा लगातार वह कर रहे हैं और आगे भी उनका डेट शेड्यूल आ रहा है। बाकी मुंगेर से लगभग पिछले तीन चुनावों की बात करें तो एनडीए ही जीतते रही है। और भी तमाम खबरों में बने रहने के लिए अभी बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर से कि मुंगेर लोकसभा का क्या कुछ हाल रहेगा या और भी क्या परिणाम आ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।